अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से रोज़ की तरह सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। मौसम खुशगवार है, सूरज की किरणों ने शहर फैसलाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है और किरणें जैसे ही ज़मीन के ऊपर पड़ रही हैं, शहरी जो हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ सूरज की किरणों में बैठ के मौसम के मज़े को दोबाला कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 52% है और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। बहुत सारे लोग सफ़र करते हुए जब दोपहर के वक्त ज़रा सूरज आंखें ज़्यादा दिखाता है तो गाड़ी का एसी भी ऑन कर लेते हैं। पंखे के बिना गुजारा नहीं हो रहा और आज हमने भी स्टूडियो के अंदर एसी जो है वो ऑन किया है क्योंकि गर्मी दिन ब दिन अब बढ़ती ही चली जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। अपने अंदर के फनकार को जगाएं, उसकी वीडियो बनाएं और बना के उस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे और उसे वायरल करने में आपको मदद फराहम करेंगे। जनाब यही नहीं, आपकी अगर अंदर कोई खुशियां छुपी हैं और इसके साथ साथ कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, उन बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से भी आप वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी बर्थडे पे की खुशियों में अपने स्टूडियो से शामिल होंगे और टीवी के ऊपर उसे दिखाएंगे। और अगर आपके अंदर एक्टिंग का स्किल्स है, आपके अंदर स्केचिंग का स्किल है, आपके अंदर सिंगिंग का स्किल्स हैं, तो इन स्किल्स को ज़ाया मत होने दें। इसके साथ साथ फैसलाबाद में पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद की तरफ से भी टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, जिसका पहला इनाम जो होगा वो 2 लाख रुपया होगा। तो उधर से भी अगर आप चाहते हैं अपने टैलेंट को दिखाना, वो भी दिखा सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुसव्वर अब्बास, आपको सालगिरह का ये दिन। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेके आए और तमाम गम आपकी जिंदगी से दूर करते। तो इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं। पीएसएल का जनून तमाम पाकिस्तानियों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी मनपसंद टीम जो हैं उसके हवाले से उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कोई लाहौर कलंदर का दीवाना है, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कोई कराची किंग्स के पीछे नजर आता है। कोटा ग्लैडिएटर के चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैंस हैं जो कि अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के टिकटॉकर भी लाहौर कलंदर को काफी हद तक सपोर्ट करते नजर आते हैं। कहानी है हमारे फैसलाबाद के एक टिकटॉकर हैं, देखना यह है कि जीतता आखिरकार कौन है। तो हमारी तो दुआ है जनाब, जो भी जीतेगा पाकिस्तान ही जीतेगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। स्केचिंग के हवाले से बहुत सारे हमारे पास फैसलाबाद के अंदर आर्टिस्ट मौजूद हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, उनके हाथों का हुनर जो है उनकी तस्वीरों के जरिए बोलता है। तो आज अंसा हैं जिन्होंने अपने टैलेंटेड जो तस्वीरें बना के टैलेंट की भेजी हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत खूबसूरत अंदाज में स्केचिंग जो है इन्होंने की है, जिसके अंदर बार्बी डॉल और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे जो हैं उनके हवाले से भी और जानवरों के हवाले से भी स्केचिंग की है। तो अभी बच्ची हैं और बड़ी कोशिश कर रही हैं ये कि अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करें और बहुत हद तक इम्प्रूव कर भी रही हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आगे भी ये स्केचिंग अपनी बनाती रहीं और एज अ प्रोफेशन इसे ज्वाइन किया तो हम आपको जनाब मदद भी फराहम करेंगे कि आप इन पिक्चर्स की जो अच्छे तरीके से बनाएंगी उसकी एग्जीबिशन आपकी कहीं ना कहीं पे लगवा दें, ताकि लोग उस एग्जीबिशन को देखने आए और आपके हुनर को सराह सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। शहर फैसलाबाद की अब इंतजामिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंतजामिया जो है पोस्ट कोविड क्या काम करती हुई दिखाई दे रही है, हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उस हवाले से क्या काम चल रहा है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं इमरान खान उन्होंने पिछले दिनों जितने भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों के चेयरमैन साहबान थे, वाइस चेयरमैन साहबान थे, उनको उतार दिया था। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं समेत फैसलाबाद जिन्होंने दोबारा से स्टे ऑर्डर लेने के बाद, जो कि इनकी ही पार्टी से मुंसलिक थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर लेने के बाद मार्केट कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो वापस हासिल की है, अपने काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन अगर बात की जाए मोर देन 70% दुकानें, छाबड़ी फरोश, रेहड़ी बान जो हैं उन्होंने अपनी रेहड़ियों के ऊपर रेट लिस्टें नहीं लगाई होती, जिसकी वजह से शहरी मजबूर होते हैं कि उनके मनपसंद रेट पे चीज़ों को खरीदने के लिए। अगर आप थोड़ा सा रुख करें घंटाघर चौक से झंग बाजार की तरफ तो वहां पे इसका वाज़ेह सबूत आप 24 घंटे में किसी भी वक्त जाके ले सकते हैं
कि अगर 2000 रेडी लगी है तो उनमें से कितनी रेडियों के ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है रेट लिस्ट लगवाने के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए रमजान मिर्जा मौजूद हैं। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे आप? पहले तो वेलकम करते हैं आपको। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वर्किंग कहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इक्का दुक्का करते हैं तो उनकी तस्वीरें खींच के जो है वो अपलोड भी कर दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पे लोगों को बताया जाता है कि बड़ा काम किया जा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी फैसलाबाद शहर के और ज़िले के जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, और उन्होंने पिछले कई दिनों से कोई एक कार्रवाई भी नहीं की। उनके पोर्टफोलियो में कोई एक कार्रवाई भी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर शहर के बड़े प्राइस कंट्रोल के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते, मेजर एक्शन नहीं करते, तो उनसे छोटे जो हैं वो क्या करेंगे। जब भी रिपोर्ट पेश की जाती है तो सबसे पहले ऊपर डिप्टी कमिश्नर का नाम होता है, उसके बाद तहसील वाइज असिस्टेंट कमिश्नर्स के नाम होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से तो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कागजात में पूरी की जा रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ है। फैसलाबाद ज़िला के लिए तकरीबन 50-54 के माबैन जो हैं वो नॉर्मली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, और इनके एरियाज़ डिफाइंड होते हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जो अशिया खुरनोश है उनकी जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं उनके ऊपर उसका जो है उसकी फ़रोख्त यकीनी बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुल्क जो है वो गुज़िश्ता 4 माह में महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है, और 83 आइटम्स ऐसी हैं जिनमें 48% तक कीमतों में इजाफा दिखाई दिया। और यह भी नजर आ रहा है कि मजमूई तौर पर जो महंगाई का ग्राफ है इस वक्त फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में वो 8.7% है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक चीज 100 रुपए में मिल रही थी तो इस दफा इस वक्त वो 1 रुपए 100 की बजाय 108 रुपए या 109 रुपए में मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा मिर्जा साहब अगर बात की जाए, कोई भी एसी या कोई भी आरटी या कोई भी बंदा कोई भी कार्रवाई करता है, डीसी को इल्म भी नहीं होता, लेकिन एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मोहम्मद अली, ये क्यों लिखा होता है? असल में ये ऑफिसर्स का 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रोटोकॉल उनको देना होता है, और दूसरा ये है कि एक खौफ भी होता है। आप ये दूसरा आंसर यहाँ पे ज्यादा नहीं है वैसे? वो नजर आता है यहां तक कि ये सिर्फ यहां पे नहीं, जिला इंतजामिया में नहीं, जितने भी महकमे हैं वो एफडीए हो तो कहा जाता है कि डायरेक्टर जनरल एफडीए की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। अगर वो वासा का हो तो एमडी वासा की हिदायत पर यह की गई है। अगर जिला इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर्स हों तो वो कहा जाता है डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर की गई है। और अल्लाह का शुक्र है हम वो हिस्सा नॉर्मली काट देते हैं और जो जिसका क्रेडिट हो उसको देते हैं। लेकिन ये होता है, ऐसा है, और ये हमेशा से ही है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। मैं समझता हूं कि चीजों को फिक्स करने की जरूरत होती है। एक जहां पर किसी महकमे में भी, किसी इदारे में भी जब कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही होती तो एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि इंतजामिया काम नहीं कर रही। भाई, इंतजामिया कोई मशीन नहीं है, इंतजामिया कोई कंप्यूटर नहीं है, इंतजामिया कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है। इंतजामिया हम और आप लोग हैं। इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इंतजामिया मुतलका इदारों की डायरेक्टर जनरल्स हैं, एमडीज हैं और डायरेक्टर्स हैं। जब आप गलती जो है एक बंदे की फिक्स करेंगे और एक सिताइश जो है किसी भी ऑफिसर की बनती है उसे देंगे तो चीजें जो है वो सुधरना शुरू होंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में महंगाई का एक तूफान दिखाई दे रहा है, और जिस तरह ओगरा ने समरी भिजवाई और 20 रुपए पेट्रोल की महंगा करने के हवाले से, तो अगर तेल मजीद महंगा होता है तो ये कीमतें जो है वो उसमें फिर मजीद तेजी आएगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या कोई आमिर जो है वो हुक्मरान हो, पाकिस्तान में महंगाई हमेशा ही एक मसला रही है। अगर हम अदादोशुमार देखें और पार्टीशन से लेकर अब तक पाकिस्तान का पैसा जो है और रुपया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कदर कीमत खो रहा है। जब किसी मुल्क में जो छोटे सिक्के हैं वो गायब हो जाएं, जब रुपया जो है वो कागज की बजाय सिक्के में आ जाए, लोहे में, मेटल में आ जाए, और उसके बाद फिर 5 रुपए आए और फिर 10 रुपए का भी सोचा जा रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि हर गुजरते लम्हे के साथ किसी मुल्क की जो मईशत है वो कमजोर हो रही है। तो पाकिस्तान जो है अब पिछले 1.5-2 साल में अगर देखें तो ये सिलसिला जो है वो बड़ी तेजी से हुआ है।
जिस वजह से महंगाई भी नजर आ रही है। अगर मजमूई तौर पर एक हम अहाता करें लोगों का कि जो तनख्वाहों का लेवल है वो वहीं पर है, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अभी गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो उसमें इजाफे का ऐलान किया है। तनख्वाहें आएंगी तो पता चलेगा क्या हुआ है। तो लेकिन जिस हिसाब से महंगाई में जो है वो बड़ी तेजी आई है, मैं समझता हूं कि आम आदमी के लिए गुजर बसर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद के जो आला ऑफिसर्स हैं, जितनी तनख्वाह उनकी है, उनका भी गुजर बसर जो है वो इस महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है। और मैं बहुत सारे लेकिन बड़े इजी वे में उनका तो गुजर बसर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या चक्कर है? असल में जब आपको तोहफे तोहफ की शक्ल में कुछ चीजें मिल रही हों तो आप एक मुनासिब जिंदगी जो है वो गुजारने में कामयाब हो जाते हैं। यू वांट टू आस्क के उनको मिलता है? यकीनन ऐसे लाइफस्टाइल में आप 60-70 हज़ार रुपए में कैसे गुजारा कर सकते हैं? 60-70 हज़ार रुपए बहुत सारे फैसलाबाद के ऑफिसर्स हैं, और यहां तक कि कुछ ऑफिसर्स की तनख्वाह जो है वो 1-1.5 लाख के करीब है। उसमें भी वैसा लाइफस्टाइल जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो तो तोहफे ले रहे हैं, देयर इज समथिंग। तो लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो जो आम मजदूर है, जिसके पास तोहफे तोहफ का भी कोई सोर्स मौजूद नहीं, और अगर कहीं से तोहफा आ भी गया तो वो इन रिटर्न वो उसमें क्या देगा, उसे एक तोहफा देगा या कोई फेवर देगा, वो इस पोजीशन में भी नहीं होता। तो उसके लिए गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और जो ज़मीनी हकायक हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी। और जिस तरह ये सूरत हाल चल रही है, और रमज़ान से 1.5 माह पहले ही चीज़ों को आग लगी हुई है, नज़र ये आ रहा है कि 1.5 माह बाद जो है वो आम आदमी के लिए सहरी और अफ्तारी भी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत को इसके ऊपर अगर अभी से काम ना किया तो हनान आने वाले दिन जो है वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं आम आदमी के लिए। क्या कभी इमरान खान साहब ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया मिर्जा साहब कि इस महंगाई की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग रोज़ा तो एक रखते ही हैं लेकिन फाके काट रहे हैं? रोज़ा तो होता है ना कि सुबह फजर से लेके मगरिब तक चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो एक एक दिन 24-24 घंटे खाना नहीं खाते। वो किस जो सज़ा किस चीज़ की भुगत रहे हैं? क्या वोट उन्होंने इमरान खान साहब को दिया था? मौजूदा सूरत हाल तो यही बता रही है। असल में मेरे खान साहब जो हैं वो तो शायद बड़े दर्द दिल रखते हैं, लेकिन नालायकों की टीम जो उनके इर्द गिर्द मौजूद रहती है नॉर्मली, और ऐसे मशीर मौजूद रहते हैं। मैं समझता हूं कि उन सब की ये मजमूई जिम्मेदारी है कि वो जो पुअर मैन 18 आइटम्स हैं, 18 अशिया खुरनोश हैं, उनकी कीमतें अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो रमज़ान में मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि एक मुनासिब अफ्तारी जो है वो कर सकें। अब 18 आइटम्स में आटा है, चीनी है, घी है, कुकिंग ऑयल है, कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं, लेकिन आम आदमी उसको खरीदने की पोजीशन में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अच्छा मिर्जा साहब, जो बंदा फ्यूचर बताए उसे जोशी कहा जाता है, ऐसा ही है? और आप और मैं भी थोड़े बहुत जोशी हैं क्योंकि रमजान आने वाला है, हमें पता है कि चीजें महंगी हो जाएंगी, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जी जी, और सब्जियां भी महंगी होंगी, दालें भी महंगी होंगी, दीगर एशिया खुरनोश भी जो है उनको आग लग जाएगी, ताकि कोई भी गरीब आदमी इस महीने के अंदर कोई अपने घर के अंदर ऐसी चीज ना बना ले जिससे वो अच्छे तरीके से अफ्तारी और सहरी कर सके। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा नजर आ भी रहा है हनान। इस वक्त जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमत जो है वो कदरे कंट्रोल में है, लेकिन यूं ही एक हफ्ता पहले आएंगे, मतलब वो चंद दिन रह जाएंगे, एक हफ्ता रह जाएगा, जहां पर रमजान बाजारों के हवाले से भी बाज़गश्त सुनाई देगी, तो एकदम से महसूस ही होगा कि शायद मार्केट्स में जो अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स है वो एक यकदम श्रिंक होकर रह गई है। और ये भी नजर आएगा कि वो तमाम चीज़ें जो कि नॉर्मली रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल की जाती हैं, सिर्फ उन्हीं आइटम्स की, जिनमें खसूसी तौर पर इस वक्त अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको 50 से 80 रुपए किलो में लीमू मिल जाएंगे, लेकिन और इसकी इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है। उस वक्त लोग जो है उससे मशरूबात तैयार कर रहे होते हैं, तो यही लीमू 80 से 100 रुपए पाव तक चले जाएंगे और उनमें से पानी भी नहीं निकलेगा। इसके साथ इस वक्त जो मार्केट में सेब पड़ा हुआ है उसकी नॉर्मली कीमत जो है वो 80 रुपए से लेकर 150 के माबैन है। आप बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी का भी अगर सेब खरीद लेते हैं 150 रुपए किलो में मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त ये जो 80 रुपए में इस वक्त मिल रहा है सेब, ये 150 से 200 रुपए तक चला जाएगा। खजूर इस वक्त मार्केट में
250 रुपये किलो है नॉर्मल खजूर, उस वक्त यही खजूर जो है वो आपको 300 से 400 के माबैन मिलेगी। और यूं महसूस होता है कि इसी खजूर के अंदर शायद उन्होंने बादाम रख दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह जो दालें हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो तेजी नजर आएगी, आटे की कीमत में भी तेजी नजर आएगी। इसके साथ साथ चूंकि लोग जो हैं तली हुई चीजों के ऊपर ज्यादा जो है वो भरोसा रखते हैं, फोकस करते हैं, तो कुकिंग ऑयल्स की कीमतों में भी जो है वो भी तेजी नजर आएगी। अच्छा, आलू के हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ी कंजप्शन इसकी होती है रमजान के दिनों में, हर जगह पे चिप्स बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं और हर चीज में, हर आइटम में आलू का इस्तेमाल नजर आता है। आलू के हवाले से खास तौर पे आपसे जोशी साहब जो है वो हम राय लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे गुफ्तगू करेंगे। मिर्जा साहब, आलूओं के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले, आलूओं का जितना इस्तेमाल बढ़ता है उतनी कीमत भी बढ़ जाती है और लोग रमजान से पहले शायद इसे स्टोर करना भी शुरू कर देते हैं। आप क्या कहेंगे इस वक्त? 15 दिन अगर हम पीछे चले जाएं तो आलू की जो उस वक्त पैदावार थी उसको समेटा जा रहा था और आलू की वो मार्केट्स जहां पर इर्द गिर्द आलू उगाया जाता है, जिनमें गोजरा हो, टोबा हो, फैसलाबाद के इर्द गिर्द भी जो है आलू के वसी जो है वो काश्त की जाती है, तो उन दिनों में आलू की कीमत जो थी वो 10 रुपये फी किलो हो चुकी थी। अब चूंकि सिर्फ 1.5 माह बाकी है तो स्टॉकिया जो है वो खासा मुतहरक है इसमें और बड़ी तेज़ी से आलू को जो है वो स्टॉक किया गया है और मकसद सिर्फ यही है कि रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो मार्केट में एक बार मसनूई शॉर्टेज जो है वो कायम की जाए। होता असल में हन्नान ये है कि फैसलाबाद की मार्केट हो या डिविजन्स की मार्केट्स की हम बात कर लें, तो जो बड़े स्टॉकी हैं ना वो इस तरह थोड़े मुतहरक होते हैं कि 3 से 4 लोग जो हैं मार्केट में पड़ी हुई तमाम तर चीज़ों को ग्रैब करते हैं, उठाते हैं और मार्केट में एक मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। और अगर कोई और बंदा मार्केट में लाना चाह रहा है वो प्रोडक्ट, तो उसको भी एतमाद में लिया जाता है और चीज़ों को रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर अपनी तलब के मुताबिक आप थोड़ी सी चीज़ जो है वो मार्केट में लेके आते हैं और उसकी फिर मनमानी कीमत जो है वसूल की जाती है। आलू के साथ भी कुछ आने वाले दिनों में यही होगा और वो ना सिर्फ आलू है, जिस तरह मैंने दीगर आइटम्स की और तवक्को की जा रही है कि आलू की कीमत जो है 40 से 50 रुपये किलो तक चली जाएगी, क्योंकि आमतौर पर चिप्स और फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उससे बनाई जाती हैं। तो जहाँ पर आलू एक फैक्टर होगा, लीमू भी होगा, लीमू वहाँ पे दूसरा फैक्टर होगा, खजूर हो गई, इसके साथ साथ सेब जो है वो होगा। चीनी का बड़ा अमल दखल होता है, चीनी का बहुत अमल दखल होता है और उससे पहले चीनी का भी बहरान जो है। और आप एक लम्हे के लिए महसूस ये करें कि अभी क्रशिंग सीजन चल रहा है और नॉर्मली क्रशिंग सीजन में चीनी की किल्लत पैदा नहीं होती, लेकिन जो है वो किल्लत पैदा की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो उनकी किल्लत पैदा की जाएगी, तो इसके साथ साथ जो आम आदमी की ईद के दिनों की सेलिब्रेशंस हैं, वो नॉर्मली कपड़े हैं और इसी तरह की चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। होता ये है कि मार्केट में आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए, चीनी और घी की कीमत कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया मुतहरक होती है, तो उसके बरअक्स किसी और चीज़ की किल्लत जो है वो पैदा कर दी जाती है। जब इंतजामिया उस तरफ जा रही होती है तो पहली चीज़ की किल्लत जो है वो पैदा कर दी जाती है। इस वक्त मजमूई तौर पर जितनी भी पुअर मैन आइटम्स हैं 18, उनके ऊपर इंतजामिया जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में अगर मौसर हिकमत अमली नहीं बनाई गई तो बहरान जो है वो मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। एक मीटिंग में बैठा था तो सेक्रेटरी का फ़ोन आता है मुतलका ऑफिसर को कि आप चीनी का ये रेट कंट्रोल करें मार्केट में। उस ऑफिसर ने जवाब दिया कि सर कुछ इस तरह है कि एक्स मिल रेट जो है वो ये है, तो हम ओपन मार्केट में चीनी का रेट किस तरह कंट्रोल करें, आप एक्स मिल रेट के ऊपर जो है वो कंट्रोल यकीनी बनाएं, एक्स मिल रेट जो है वो तय करें। उनका जवाब ये था कि ये हमें नहीं पता कि एक्स मिल रेट क्या है, हमें ओपन मार्केट में ये रेट चाहिए। इसका मतलब ये होता है और बनता भी है कि जो जिम्मेदार हुकूमत में बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी में जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने निचले ऑफिसर को स्ट्रेस कर दी जाए और उसे कहे कि आप जो भी करना है करें, मुझे ये रेट चाहिए। हालांकि उसकी एक सप्लाई चेन है
और आज सप्लाई चेन के हवाले से एक पूरी मीटिंग है जिसमें सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा कि किस किस जगह पे हम कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब एक भी उसमें लिंक मिस होता है तो सूरत हाल यही होती है जो नॉर्मली पाकिस्तान में रमज़ान से पहले होती है। तो मैं समझता हूँ हर स्टेप के ऊपर चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है और उसकी कीमतों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप पर केजी चीनी की जो लागत है आप वो निकाल लें और उसके बाद फिर देख लें कि शुगर मिल क्या कर रही है। आप बहुत आसान है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली और पंजाब में और डिवीज़न फैसलाबाद में काश्त की जाने वाली गंदम और उसकी पैदावार का अंदाज़ा लगा लें और फिर देख लें जिम्मेदार कौन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिम्मेदार लोग वही होते हैं जो कि सपोर्टर होते हैं जो अरकान असम्बली हैं और फिर उनको फेवर दी जाती है और उनको कार्रवाई से रोका भी जाता है। और यहाँ तक कि ऑपरेशन होता है चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से, कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, तो फिर सिफारिशें जो हैं वो लड़ाई जाती हैं कि इसको सर छोड़ दें, इसको रहने दें, इसको ना करें। और जब भी मेजर एक्शन होता है, और मैंने देखा है कि वो अद्वियात की कीमतों का मामला हो, अद्वियात की फराहमी का मामला हो, अद्वियात के ड्रग लाइसेंसेस का मामला हो, तो फैसलाबाद से अरकान असम्बली जो है वो फ़ोन करवा रहे होते हैं। जब कोई प्राइस कंट्रोल एक्शन होता है और 150-200 बोरी जो है वो पकड़ी जाती है तो भी फैसलाबाद के जो वो स्टेक होल्डर हैं वो फ़ोन कर रहे होते हैं कि सारे से ज़रा हाथ हौला रखें, बंदा अपना है। वही सारे बंदे अपने हैं, जो गरीब आदमी हैं वो भी आपके अपने हैं। उन पे तो प्रेशराइज डाल के बंदा वोट ले लेता है ना, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं इलेक्शंस के, उनको नहीं खराब करना चाहिए। उनको नहीं खराब करना चाहिए। उन्हें पता होता है कि इन्हीं के सर पे हमने अगला इलेक्शन भी लड़ना है। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी को भी बंदा समझा जाए, लेकिन असल में अदारे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाते, जिसके वजह से खमियाजा जो है वो आम आवाम भुगत रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और हमें वो किसी ना किसी साल में किसी एक चीज़ की किल्लत का सामना ज़रूर करना पड़ता है। वो किसी सीज़न में आटे की किल्लत होती है, किसी में चीनी की किल्लत होती है, किसी में प्याज की किल्लत होती है, किसी में टमाटर और अदरक जो है वो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो पिस्ता आमतौर पर आम आदमी है, गरीब आदमी। अच्छा मिर्जा साहब, अगर बात की जाए फैसलाबाद में बेशुमार जनरल स्टोर्स हैं, बेशुमार डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े मार्ट्स बने हुए हैं, क्या किसी एक के अंदर भी कोई एक्सपायर चीज़ नहीं पड़ी? गारंटी दे सकते हैं आप इस चीज़ की? क्योंकि मुझे नहीं कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई देते कोई भी बंदा इस हवाले से। असल में दो चीज़ें हैं कि एक तो अशिया खुरोनोश हैं जिनके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो जो मुद्दत लिख दी गई है कि इसकी मियाद क्या है। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ गुंजाइश है कि अशिया खुरोनोश नॉर्मली ख़राब नहीं होती। वो इजनास हों, वो घी हो, वो उस टेम्परेचर पे तैयार किया होता है कि वो नॉर्मली ख़राब नहीं होता। चीनी आप कई साल भी पड़ी रहने दें नहीं होगा। दालें अगर आपने प्रोसेस नहीं की हुई तो भी आप कई साल रख लें। हाँ, जो चूंकि इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल दालें होती हैं वो प्रोसेस की होती हैं, उनको रंग दिया होता है, उनकी पॉलिशिंग की गई होती है, वो ज़्यादा देर पड़ी रहें तो उनकी रंगत जो है वो मान पड़ने लगती है। लेकिन ओवरऑल जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से डीसी काउंटर्स लगवाए जाते हैं और वो काउंटर जो है वो मार्ट के किसी छोटे से कॉर्नर में लगा होता है, और मैं समझता हूँ कि वो इंतज़ामिया के लिए एक इंसल्ट होता है कि आपका मार्ट जो है फैसलाबाद में 2 बड़े मेगा मार्ट्स मौजूद हैं और वो रोज़ाना करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, और उनके पास जो डीसी काउंटर है, आप यकीन करें वो 8x4 की एक अलमारी होती है जिसमें 3-4 पैकेट नकम्मी सी दाल के होते हैं, 2-4 पैकेट जो हैं वो ख़राब बेसन के होते हैं, 1-2 दालें ऐसी होती हैं जो वैसे कोई नहीं खरीदता। चने का साइज़ चेक कर लेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी कि भाई ये चने तो मैं घर नहीं ले जाऊंगा। और बहुत सारे चावल ऐसे नज़र आएंगे जो वैसे टूटे हुए हैं, और चीनी जो रखी होती है उन्होंने वो नीचे ऐसे एक मर्तबान में रखी होती है कि जिसको पाँव से धक्का दे के अंदर कर देते हैं, और जो ही पता चले कि डीसी साहब एंटर हो गए हैं या ऐसी एंटर हो गए हैं हमारे मार्ट में, एक बंदे ने फौरी वो बाहर पकड़ना है और चीनी तैयार हो जानी है और ये हम बेच रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से क्या कहेंगे? वहां से बड़ी चीजें गायब होती हैं। वहां से जो चीज महंगी होती है और जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है वो अल्लाह के करम से वहां से गायब ही होती है। वो नहीं होगी, वो वहां पे नहीं होगी, बाकी कुछ हो या ना हो। और जब हुकूमत और अफसरान जो है वो डंडा लेके पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि 1 किलो चीनी आपको तब मिलेगी जब आप 1 किलो दाल भी खरीदेंगे, 1 किलो बेसन भी खरीदेंगे, 1 किलो घी भी लेंगे, ऑयल भी लेंगे,
आप हल्दी भी लेंगे, मिर्च भी लेंगे, ये सारी चीजें आप खरीदेंगे तो आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, और वो भी आप पीछे क्या किताब में मिथ खड़े है होंगे। मिर्जा साहब, ऐसा क्यों करते हैं ये? ऐसा ये इसलिए करते हैं कि आवाम को सब्सिडी चाहिए होती है। बाकी आइटम्स जो दाल अगर 150 रुपए किलो वहां पे चने की मौजूद है तो वो मार्केट में 140 रुपए की मिल जाएगी। चलें इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनसे करेंगे। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे, अगर शहर की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, कौन सा ऑफिसर है जो सबसे ज़्यादा मुतहरक नज़र आता है अपने काम को लेकर? असल में तमाम ऑफिसर मेरा ख्याल है जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, तरजीहात की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे याद है कि वज़ीर पाकिस्तान की जानिब से एक बात की गई कि अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो हम अगर जो दफातर में मिलने वाली सर्विस है उसको बेहतर कर लें तो शायद आवाम जो है वो मुतमईन हो जाए। MP MNS के लिए या आम आवाम के लिए? आम आवाम। इसमें भी दो तरह के पहलू आ जाते हैं ना मिर्जा साहब, तो वो भी मद्देनजर रखने होते हैं। हमारे फैसलाबाद से जो इस वक्त अरकान असम्बली हैं भोले भाले हैं, वो बेचारे को बड़ी सिफारिश नहीं लेके आते, वो नॉर्मली ये कहते होते हैं ओवरसीर चेंज कर दें, सब इंजीनियर और ये करवा के सैनिटरी वर्कर वो समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करवा लिया। वो ये कह रहे होते हैं नायब कासिदुल वराउदुल कर दें, वो जो PHA का वर्कर है वो मेरे घर सफाई कर दे। उनकी ख्वाहिशें खुशियां जो है वो बड़ी छोटी छोटी हैं, मैंने उनके करीब रह के महसूस किया में जिंदगी है। हाँ, वो यकीन करें उनकी ख्वाहिशें और खुशियां जो है बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ, फैसलाबाद से एक रुकने असम्बली हैं, वो तगड़े हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह जो हैं वो बदलवा लेते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि मैंने बदलवा भी ली है। इसके अलावा इसके अलावा नहीं, ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बाकियों की मैंने वो बताया कि वो ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें चक्कर लगवाई रखती है। वो किसी ट्रांसफर के लिए जब पहुंचते हैं ना कि सर ये सैनिटरी वर्कर वहां पे लगा दें, तो वो मुतलका ऑफिसर जब उसका डॉक्यूमेंट देखते हैं कहते हैं इसमें वो नहीं है, तो आप वो लेके आए। वो बेचारे उठते हैं और वो लेने चले जाते हैं। इस तरह के भोले भाले हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं कि अगर मैं वो आवाम को रिलीफ फराहम करें। अगर MD वासा हैं तो मैं समझता हूं कि अगर वो सीवरेज की सर्विसेज को बेहतर कर लें, ऑपरेशन बेहतर कर लें, और जो आवाम जहां पे अजियत में मुब्तला हैं वहां जाके खुद चक्कर लगाएं अपने दफ्तर से बाहर निकलकर, तो शायद आवाम जो है उनको फंड्स के बगैर रिलीफ मिल जाए। DGFD हैं, अगर वो देखें कि कहां कहां पर गैर कानूनी कॉलोनीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं, खुद चक्कर लगाएं, वहां पर सीवरेज की सर्विसेज को देखें, वहां पर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और ये भी देखा जाए कि आम आदमी को कौन सा डेवलपर जो है वो कैसे लूट रहा है, तो भी शायद आवाम को जो है वो रिलीफ मिल जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं, अगर वो ये देख लें कि उनके 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो महकमा माल के जो मुतलका मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में एड्रेस कर रहे हैं, और जो साइल जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स आते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर शोबा है जो ज़िंदगी हैं और शोबा है सरकार हैं, उनमें एप्लीकेशन देते हैं, और क्या उनके ऊपर फौरी क्विक रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ साथ PHA के पार्क जो है उनकी सूरत हाल कैसी है, महकमा खुराक जो है वो गंदम की फराहमी को किस तरह यकीनी बना रहा है। अगर वो सारी चीज़ें देख लें तो भी मैं समझता हूं मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और अगर कमिश्नर फैसलाबाद ये देख लें कि उनके चारों डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं और रेवेन्यू के हवाले से शिकायत जो हैं वो किस तरह एड्रेस की जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि फैसलाबादियों के खासे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मैंने कमिश्नर फैसलाबाद के साथ कुछ नशिस्तें की हैं, मुझे फील भी हुआ है कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि नीचे जो लंबी एक चेन है जहां से एक फाइल मूव होकर वहां तक आनी है और फिर रिवर्स जानी है, वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चेन है कि आम आदमी उस चेन में जो है वो फंसा रहता है, और जब तक वो कहते हैं कि फाइल को पहिए नहीं लगाए जाते तब तक फाइल्स मूव नहीं होती, तब तक मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते। पहिए लगाता कौन है? पहिए जिसकी फाइल कार्ड लगाता है मेरा ख्याल, जिसके पीछे लिखा होता है कैसे अकोमोडेट करें, ये हमारा नहीं, वो सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ होता है। और पहिए सिर्फ वो एक लाइन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के पहिए लगाए जाते हैं, तब जाके कुछ मसाइल जो हैं वो लोगों के हल होते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर सरकार ने बेहतर रिजल्ट्स लेने हैं तो तनख्वाहों में इजाफा भी करना है, और अगर
ऑफिसर्स ने सिर्फ दिन ही गुजारना है सीट पे बैठ के, तो उन्हें चाहिए कि वो सीटें छोड़ दें, क्योंकि लोग जब आपकी तरफ सीट नहीं छोड़ते, आपकी तरफ रजू करते हैं तो वो बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मसाइल एड्रेस नहीं हो पाते, जिस वजह से आम आदमी जो है वो मुश्किल में, झंझट में जो है वो फंसा रहता है। हनान, मैं समझता हूं कि लोग अगर ये महसूस कर लें कि मुझे पहिए नहीं लगाने, इसको मुझे ऐसे ही काम करना है, तो ऑफिसर को भी जब ये फील हो जाए कि इसके साथ कुछ नहीं मुझे मिलना, इजाजिया नहीं मिलने वाला, तो शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। आपके पास, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दफातर के चक्कर काटें। हर बंदा ये सोचता है कि शॉर्टकट का कोई नतीजा वो निकालें, वे आउट निकालें, और उसके बाद फिर वो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान खान ने चीज़ों को बेहतर करने का सोचा भी, कोशिश भी की, सोचा भी कि लेजिस्लेशन वाले लोग सिर्फ लेजिस्लेशन करेंगे, बल्दियाती इदारे होंगे, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो माजी का एक हिस्सा बन चुका है। हम फिर उसी पाकिस्तान में हैं जो कि पहला पाकिस्तान था। हम बल्कि वो कहते हैं कि आप हमें पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दें, हमें ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इस वक्त आम आदमी जो है वो मजमूई तौर पर, यानी आपके कहने का मकसद है घाटे का सौदा हुआ नहीं, अभी तक नजर यही आ रहा है। आने वाले दिन जो है, आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो जाए इन फैसलों की रोशनी में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त आम आदमी जो है वो पिस रहा है, परेशान है, और जहां पर एक तरफ रोजगार के मौके कम होकर रह गए हैं, दूसरी जानब महंगाई का एक तूफान है और ज़रूरियात का एक अंबार दिखाई देता है, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में हालात जो हैं वो आम आदमी के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। मिर्जा साहब, अपोजिशन में बैठ के आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स भी होते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे ऐसे कर लिया जाए तो मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। यही इमरान खान साहब थे जो पहले असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करते होते थे, और जब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो फिगर्स और वो आइडियाज़ जो आप जनरेट उस वक्त कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से पहले, गवर्नमेंट में आने के बाद कौन सी ऐसे काला जादू है या तवीज़ डले हुए हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, उस तरह से काम चल नहीं पाता जिस तरह से चलने चाहिए? असल में रिपोर्टर एक होता है जो, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए एक बेहतरीन अपोजिशन होता है। आप मीडिया जो इस वक्त हुकूमत के कारनामों को दिखा रहा है कि ये किस तरह आम आदमी के लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी तो दिखा रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं में से एक हैं और हम दिखाते हैं कि इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अब अफसोस की बात यह है कि आम आदमी, एक रिपोर्टर जो है उसके फिंगर टिप्स पे चीजें होती हैं कि कहां कहां पर गलतियां हैं, लेकिन ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, ये अपोजिशन में रह के भी इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और उसकी तैयारी नहीं की थी, वो होमवर्क नहीं किया था जिसके लिए ये खुद को तैयार कर रहे थे। तैयारी सिर्फ ये थी कि शायद सीट पे बैठने से मामला जो है वो सुधर जाएंगे, और जो लीकेज ऑफ फंड्स है मैं आते ही रोक लूंगा, मैं आते ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियां जो हैं वो बेच दूंगा और नहीं खरीद दूंगा, और पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, और हम वहां पे खाना नहीं खाएंगे, हम चाय का एक कप पिएंगे। ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आम आदमी तक असरात क्या पहुंचे, सोचने वाली बात यह है। आपने चंद लाख की या चंद करोड़ की वो गाड़ियां और चीजें फरोख्त कर दी, आपने बहुत सारे फंड्स के ऊपर कट लगा दिया, और फिर बाद में ये भी कह दिया कि 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। मसला यह है कि जब आप आम आदमी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के तो आम आदमी आपको नजर नहीं आता, और आपके इर्द गिर्द जब वो लोग इकट्ठे हों और आप सिर्फ वो स्क्रीन देखें जिसके ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट नजर आ रही हो, तो फिर आपको आम आदमी के मसाइल के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है, आर्टिस्ट लोग यहां पर मौजूद होते हैं, और मैंने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जिंदगी कितनी उनके लिए कर्बनाक थी। जब थिएटर्स बंद हुए, जब तमाम तर एक्टिविटीज बंद हो गई, जब शादियां बंद हो गई, जब इस तरह की जिंदगी जो थी जिसमें कहीं कहीं खुशियां थी वो रुक गई, उस वक्त आम आदमी ने किस तरह जिंदगी गुजारी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शायद उन चीजों को देखते नहीं, सिर्फ वो चीजें देखते हैं और वो राइटिंग्स पढ़ते हैं जिनमें राग अलापे जाते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जब वो फैसलाबाद आए, फैसलाबाद के अराकीन बंदे तारीफों वाले लगते हैं, फैसलाबाद के अराकीन असम्बली ने भी नहीं बताया कि सर फैसलाबाद के लिए कुछ कर दें। फैसलाबाद के सनतकारों ने मसाइल जो हैं उसके ऊपर रोशनी नहीं डाली। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने नहीं बताया कि फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है। और मैं समझता हूं अगर फैसलाबाद जैसे शहर में
वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बड़े खुश होकर गए हैं और वो समझते हैं कि कामयाबी ने कदम उनके चूम लिए हैं। तो फैसलाबाद से तो बाकी शहर बहुत छोटे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इस मामले पे जरा फोकस करना चाहिए उन्हें, और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा साहब आपका आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दुनिया की एक बहुत लंबी और तवील दीवार है जिसे इंसानी मेहनत और मुशक्कत के साथ पुराने दौर के अंदर तैयार किया गया, और बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है इंसानी मेहनत का। दीवार चीन मेरी मुराद है उससे, उसके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डैन स्टीवंस बाय साहब चीज़ की तरफ से की गई है, जो कि सायरा मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे उनकी शॉप मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग परचेज करें तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ यू के क्या बना के हमें खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब, क्या बना रहे हैं आज हम? सर, बीफ कढ़ाई बनेगी जूलियन कटिंग में। जूलियन कटिंग में बीफ कढ़ाई तैयार की जाएगी। बीफ कढ़ाई का तैयार करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजें यूज होंगी, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से हमारे पास जूलियन कटिंग की हुई है बीफ, इसको मैंने 1 कप ऑयल लगाया हुआ है सर। ठीक है, ये बीफ कितना है? हाफ के जी है सर। हाफ के जी, और इसको 1 कप ऑयल लगेगा। जी। और उसके बाद क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी? 1 पंच मैंने साल्ट लगाया, 1 कप ऑयल लगाया ताकि इसका ना सॉफ्टिंग रहे अंदर से जूसी। और इसके अलावा 3 ऑनियन थे हमारे पास कटे हुए। जी, 3 ऑनियन, 1 टमाटर था। टमाटर हम लास्ट में डालेंगे। हमारे पास लेमन है, ये अदरक है गार्निश के लिए, ग्रीन चिल्ली है, और टेस्ट हमारा है व्हाइट पेपर है। इसमें 1 टीस्पून है सर। मिक्स मसाला है सर, 1/2 टीस्पून है। वो जो मसाला है मिक्स मसाला ये 1 टीस्पून है। क्रश चिल्ली 1/2 टीस्पून है, और साल्ट 1 पंच है इसमें। साल्ट ऑरेंज मैंने लगाया हुआ है पहले। और क्रश चिल्ली है 1 टीस्पून है इसमें। ग्रीन चिल्ली लास्ट पे गार्निश के लिए, और मैंने ये मेथ पुदीना यानी कि रखा हुआ, ये चॉप करके इसके ऊपर डालेंगे। गार्निशिंग लास्ट पे की जाएगी इसकी। तो किसमें तैयार किया जाएगा? गोल्डन घी में सर तैयार किए जनाब, गोल्डन घी के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगें लेकिन आपकी सेहत पे भी उसके मुस्बत असरात पड़े, तो जनाब आपको सबसे पहले बाजार में जाते ही इंतखाब करना होगा गोल्डन घी और गोल्डन बनास्पति का। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 1 करी स्पून जी जो है, और करी स्पून के हवाले से बताते चलो जनाब, 1 स्पून सिंपल नहीं समझना, करी स्पून ये वाला होता है, बड़े वाला चमचा। तो बड़े वाला चमचा हमेशा कामयाब रहता है। करी स्पून के हवाले से इसमें जितना भी घी जो है वो आप डाल के इसमें ऐड करें हंडिया के अंदर, और इसके अंदर 3 अनियन जो हैं वो आप डालेंगे कटे हुए, डाल के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद क्या स्टेप होगा शेफ बताएंगे? सर, ये हमारा ऑनियन ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद टमाटर डाल देंगे, फिर हम इसमें बीफ जूलियन कटिंग किया वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे इसको। टेस्ट लगाने के बाद जो हमारी फ्रेश क्रीम है सर, जब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगी हंडिया अपनी हमारी, उसके बाद हम फ्रेश क्रीम लगाएंगे। इसके बाद इसकी बुनाई करेंगे, हल्का हल्का पंच टेस्ट का फिर लगाएंगे, ताकि ना अरोमा जो उसका ना वो जबरदस्त आए। और जब लास्ट में साल्ट लगाते हैं या मसाला कोई लगाते हैं, इस तरह हमारी जो क्रीम है तैयार करने के बाद फिर लगाएंगे सर। फिर इसको थोड़े 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे, उसके बाद हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी सर। अच्छा, वैसे रमजान भी चंद दिनों तक आने वाला है, और खास तौर पे घरों के अंदर समोसों पकौड़ों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। पकौड़ों के हवाले से भी रेसिपी बताएं ना कि पकौड़े सर अगर चिकन वाले बनाने हो तो सर उसमें मास्टर सॉस होनी चाहिए। उसमें मास्टर सॉस की वजह से सर इसका तो येलो कलर हो जाएगा। मेरी रेसिपी बताएं ना, रेसिपी क्या होगी? उसमें येलो सॉस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एक रेसिपी सिंपल सी आप बता दें। 1 कप आपके पास वो बेसन है सर, उसमें 1/2 कप उसमें आप फ्लोर मैदा लगा लें। फ्लोर मैदा लगाने से एक क्रिस्पी हो जाएगी, एक जो इनके फ्लावर हो जाएगी। और उसमें हम आलू डालना चाहते हैं, अगर कोई चिकन वगैरह डालना चाहते हैं तो उसमें मसाले होंगे पाकिस्तानी सर, और उसमें ऑनियन होगा, और आप पुदीना भी डाल सकते हैं, उसमें नारदाना हो सकता है, और जो खुशक धनिया होता है साबुत वो उसमें स्पेशली डाला जाता है जी।
और उसे फिर फ्राई करना होता है फ्राई आपने? करना होता है। अगर हम लिक्विड के हिसाब से बनाएंगे तो वो सर वो मजेदार नहीं बनेगा, उसमें जो मावा होगा ना वो थिक होना चाहिए, ताकि एक चम्मच पंच लगाएं, वो पंच के हिसाब से उसमें जाए और उसमें फ्लावट हो जाए। तो जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट अनियन जो है वो फ्राई हो चुका है। गार्लिक का काम कहाँ पे होता है? गार्लिक अभी से ऐड करना है लास्ट में गार्निश सर के लिए? गार्निश के लिए ऐड करेंगे। और लेमन? लेमन भी सर गार्निश के लिए। और इसके साथ साथ पुदीना और अदरक और ग्रीन चिल्ली। अच्छा, समटाइम लोग धनिया भी तो इस्तेमाल करते हैं हैं सर, इसमें पुदीने का एक अपना फ्लेवर होता है। अरे मौसम वैसे गर्मा हो रहा है तो ये हम गार्निश के लिए डालेंगे, इसका अपना एक फ्लेवर है। हल्का से इसको जब दम लगाएंगे ऊपर डाल देंगे, ऊपर डालने के बाद उसमें दम लगा देंगे, दम लगाने के बाद इसको थोड़ी देर बाद इसका अपना एक फ्लेवर निकलेगा सर। चलें ठीक है जनाब, आप इसे रेडी करें जी। उतनी देर हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलता हूं। जनाब कवाली एक ऐसी चीज़ है जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग इससे महजूज होते हैं और सूफीज़म जो है वो दिन ब दिन प्रमोट हो रही है, ना सिर्फ इनसाइड ऑफ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और लोग इससे खूब महजूज भी होते हैं। और सूफीज़म के हवाले से ही आज गुफ्तगू करेंगे। हमें आज ख़ास तौर पे बहुत फेमस कवाल है हमारे फैसलाबाद के, तनवीर हुसैन लाली, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, और उनके हम नवा भी उनके साथ होंगे। और उसके साथ साथ हमें गामा भी हैं, हमारे फैसलाबाद के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। गामा साहब, स्टूडियो के अंदर ही ग्लासेस लगा लिए आपने, क्या चक्कर है? बस मैंने सोचा वे स्टूडियो जा रहे हैं तो लगाने चाहिए ना। अच्छा, आपके इलेक्शंस भी आजकल आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी तो नहीं है ये? हाँ जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ ना मैं। अच्छा, किस ग्रुप से हैं? प्रोफेशनल ग्रुप से? नहीं, मैं तकरीबन तस्लीम अब्बास के ग्रुप से? ना। अच्छा, अब तीसरा ग्रुप भी कोई जन्म ले रहा है? वो तो शाहिद हाशमी का है ना तीसरा ग्रुप। अच्छा, जो हमारा ग्रुप है ना वो है शाहिद हाशमी साहब का। ठीक है, यानी तीसरा ग्रुप भी शाहिद हाशमी के अलावा भी एक ग्रुप पे जो कि पनप रहा है। चले जी, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि 2 ग्रुप्स के तो हम ऑलरेडी ऑन एयर कर चुके हैं इंटरव्यू। तीसरा ग्रुप भी अगर कोई वजूद में आ रहा है तो उसके साथ भी इंटरव्यू करेंगे। तो तनवीर हुसैन लाली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जनाब क्या कहेंगे? पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। कितनी देर हो गई है, कितना अरसा हो गया है इस पेशे से मुंसलिक आप? सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब थे इस प्रोग्राम में, कवाली के प्रोग्राम में। फिर उसके बाद मुझे 20 साल का अरसा हो चुका है। 20 साल से आप मुंसलिक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की बड़ी रहमत है, बड़ी करम नवाजी है कि बहुत इज्जत मिली मुझे। और मेरा शौक़ था, जैसे कि मेरे वालिद साहब लाल हुसैन लाली के नाम से पहचाने जाते हैं, तो मैंने शौक़ किया, मेहनत की अपनी कि मैं अपने वालिद का नाम रोशन करूँ। तो मैंने ये शुरू किया, अल्लाह पाक की रहमत से मुझे बड़ी इज्जत मिली, बहुत नवाजा मालिक ने। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ परफॉर्म किया? फैसलाबाद में, लाहौर या और जी हाँ, किस? मैंने मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो कहाँ के लोग ज्यादा सुरीले लगते हैं आपको? ज़्यादा सुरीले तो मुझे फैसलाबाद में मिले हैं। हाय, मोहब्बत से सुनते हैं और चाहे गाना नहीं भी आता, आप गलती करें तो पकड़ लेते हैं फौरन। जी, ये बड़ी बारीकी है वैसे, ये बहुत समझ से भाई, ये लगता है उस्ताद नुसरत की छाप है इस शहर। जी, हाँ जी। उन्हों की ये बदौलत है कवाली, शहर यार मौसीकी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हमारे फैसलाबाद की पहचान बने, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया। लेकिन यहाँ पे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब भी कम नहीं है, और वो भी उनका नाम बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं और बड़ा नाम उन्होंने भी कमाया है। हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है राहत फ़तेह अली खान साहब, और वक्तन फ़वक्तन फैसलाबाद भी आते रहते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी उनके साथ रहती है। लेकिन फ़ख्र इस चीज़ के लिए महसूस होता है कि जब भी जहाँ पे भी उनका नाम लिया जाता है, पूछा जाता है कि कहाँ से ये मुंसलिक है, किस शहर से हैं, तो नाम फैसलाबाद का आता है। ये हमारे लिए खुशी और एजाज़ की बात है। जी। तो इस हवाले से भी मुझे बताएं कि अगर बात की जाए संगीत की, बहुत सारे लोग होते हैं जो गाते हैं, वो भी किसी ना किसी को तो सुनते हैं ना, और उससे सुनने के बाद ही उस मौसीकी से मोहब्बत होती है और उसे गाना शुरू करते हैं। आपने किसको सबसे ज्यादा सुना? मैंने सबसे ज्यादा मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां, यानी आपकी फेवरेट सिंगर वही है? फेवरेट सिंगर वो है। तो कवाली में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। माशाल्लाह। मैं इन दोनों का बड़ा फ़ैन हूँ। और भी बड़े लोग हैं, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन मेरे फेवरेट जो हैं मैडम नूरजहां और नुसरत फ़तेह अली खान साहब। चलें जी, आज हमें क्या सुनाएंगे? शुरुआत किस चीज़ से करें? शुरुआत हम सबसे पहले तो
सरकारी दो आलम की नाज शरीफ है, क्या बात है, क्या बात है। उससे हम आगाज करेंगे। वाह वाह जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बड़े जबरदस्त कलाम से आगाज लिया आपने। मुझे ये बताइएगा, आपने मौसीकी का हुनर किन से सीखा? जी, सबसे पहले तो मेरे जो वालिद मोहतरम, उनसे मैं लेसन लेता था। फिर उसके बाद मेरे ताया जी थे, उन्होंने मुझे ये मौसीकी का आगाज़ कराया। लेकिन मैं चोरी चोरी थोड़ा थोड़ा सा करता था। स्कूल से जब मैं फारिग होता था तो मैं इसके साथ बैठता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मेरे ताया जी हैं। तो ज़्यादा मैंने जो मेरे उस्ताद जी हैं, हाजी इनामुल्लाह साहब, प्रॉपर मैंने उनसे तालीम ये ली है। कवाली में वो मेरे उस्ताद जी हैं, फैसलाबाद के हैं। वो बहुत बेहतर समझते हैं कवाली को। रियाजत का भी वक्त मखसूस होता है, जी आप हाँ। किस वक्त करते हैं? मैं ज़्यादा शाम के टाइम का बैठता हूँ, लेट नाइट बैठता रहता हूँ। टाइम यही मिलता है, अगर कोई प्रोग्राम हो तो फिर नहीं मिलता इतना टाइम। कितने किस्म के राग होते हैं? राग तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कई राग ऐसे होते हैं कि जो असर कर देने वाले राग होते हैं, जैसे वो मारवा है और ये बैरमी है, एमन ठाट है, बड़े राग हैं। और भी बहरां दा राग भी कोई होता है? भैरों का, हाँ, वो हाँ जी, वो सुबह का अर्ली सुबह का राग मॉर्निंग। है, ललत। और फिर पहाड़ी राग होता है, पहाड़ी, दरबारी हाँ जी। राग होता है। ये काफ़ी आपको, राग। आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा राग है? मेरा वो सिंधला जो है या मारवा है। चलें जी, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और सुनेंगे भी आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये भी बताएं तनवीर हुसैन लाली साहब, आप दिन में कितनी देर के लिए रियाजत करते हैं? क्योंकि गले की रवानगी के लिए आपको खास तौर पे रोजाना की बुनियाद पे चंद घंटे मुख्तस करने होते हैं, ताकि बाजू का चीजें होती हैं ना, बंदा भूल भी जाता है या गला उस तरह रवा नहीं रहता। जी, मुझे ज़्यादा टाइम तो ये है कि 2 घंटे तो लगते हैं अपना कलाम याद करने के लिए, अपने गले की रवानगी के लिए। ये मस्त है 2 घंटे। रियाजत करनी होती है, कोई भी कलाम नया आ जाता है उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। अच्छा, खाने पीने का भी खास जी, खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं। रात गामा भाई हमारे साथ थे, इन्होंने बड़ा जोर लगाया मुझे कि पराठा खा लें आप, लस्सी पी लें। मैंने कहा नहीं सॉरी, क्योंकि खाने वाली तो चीज़ है खाने वाली। लेकिन खान साहब, लोग जो होते हैं खाने में बड़े बारीक भी होते हैं। गामा बीए बनाते हैं कीमा करेले बड़े जबरदस्त से। तो मैं जरा उनसे भी सवाल करता हूँ इस हवाले से। जनाब, खानों के हवाले से गामा साहब बताइए ना थोड़ा सा। बस जी, खाना जड़ा है ना वो बड़ा अच्छा होता है जी, बंदा कोलों खा ले। अच्छा, वैसे आप जब खुश होते हैं या खाना कोई स्पेशल डिश घर में बनवाते हैं तो कौन सी बनवाते हैं? मैं ज्यादातर करेले गोश्त, लो आगे ना फिर वहीं पे। या भिंडियां गोश्त। अच्छा, यानी कि गोश्त होना जरूरी है। ठीक है। कल्ला गोश्त वैसे बुरा लगता है। अच्छा, वो वैसे बंदा ना अजीब जिहा लगदा, सादा जिहा बंदा लगदा है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਫਰਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਸਕਟ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਵਰਨਾ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਆਈ है। अच्छा। और मुझे ये भी बताएं कि भिंडियों के अलावा और करेलों के अलावा गोश्त का कॉम्बिनेशन और किन सब्जियों में आपको बेहतर है? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਚਲ ਜਾਓ। जी जी, बताएं ना, आप इजी बता दें, कोई मसला नहीं। नहीं ਤੁਸੀਂ बताओ ये बताओ। सिर्फ यही जानते हैं, ये फ़ोन करते हैं दूसरे लोगों को कि मैं आ रहा हूँ, गोश्त के साथ कोई भी सब्जी हो जाए। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि अपनी तरफ से खाना चाहिए, शलजम होने चाहिए। ये आजकल जो चल रहा है उसका मौसम भी है, कचनार, चनार गोश्त, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करेले तो लोगों ने बहुत ज़्यादा करेले हाईलाइट खा कर के दिए। करेले पागल हो गए ने। अच्छा, करेले इन्ने लोग खा गए ने। अच्छा, करेलों में भी कहते हैं कोई खास तरह के पके हुए होने चाहिए जो कि मैं कहना करेले पक्के होने तो चंगे लगते ने। अच्छा, एक दूसरे भी तो भरे हुए करेले भी तो होते हैं ना, जिसपे वो डोरी सी लपेटी होती वो है। धागा लपेटा हो। हाँ, वो वो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। अच्छा। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੋ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਰੇਲੇ, ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਜੇ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਵੇ।
यानी जेब खाली हो तो इतनी भी क्या गुर्बत है गामा साहब, बंदा भरे जहाँ पे गोश्त वाले दूसरे करेले बनाने भरे हुए भी बना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਰੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ये तो माशाल्लाह कवाल लोग ने माशाल्लाह। अच्छा, वैसे करेले के कलर का ही सूट पहना हुआ है इन्होंने। हाँ जी हाँ जी, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਦਕਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਦਿਆ ਕਰ ਸਦਕਾ। चले जी, ये चटपटी गुफ्तगू नाज़रीन जारी और सारी रहेगी। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, जितना सुरीला बजा रहे हैं आप, उतना सुरीला खाना भी हम पका रहे हैं यहाँ पे, आपको आज खिलाएंगे भी। और लेकिन मुझे इल्म नहीं था, इसलिए आपकी फेवरेट डिश आज तैयार करवाते, कीमा करेले। जो भी होगा चटनी चुटनी जो भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, गोश्त की जगह कीमा भी तो इस्तेमाल होता है? कीमा भी गोश्त का ही होता, कोड़ा कपड़े का कीता होता, कीमा भी गोश्त का ही होता सर। अच्छा, वैसे चिकन का कीमा, मटन का कौन सा ज्यादा? मटन का। मटन? मटन। अच्छा, उसकी क्या खास? मटन ते बटन एक कोल ही होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। मटन भी नेड़े पे होना चाहिए, बटन भी इतने लगने चाहिए। अच्छा, यानी इतनी मोहब्बत है आपको? जी जी। खान साहब, आप क्या कहेंगे गामा भी है कि इस खाने से मोहब्बत के हवाले से? जी, होना चाहिए, खाने में होनी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि कीमा जो है ना वो भी बादशाह है, वो गोश्ताना सरदार बना हो ना अच्छे तरीके से तो फिर ही मज़ा आता है। वरना वो आप कह रहे थे ना चिकन, वो कीमा नहीं होता है, उसके साथ ज़्यादती होती है। मटन का जो होता है ना कीमा, उसमें ज़्यादा लज्जत होती है अगर बनाने वाला हो। अच्छा, तुम गुफ्तगू इधर कर रहे हो जो दिल दे डॉक्टर गल सीधी दसो भी कीमा कीमा ही है, गोश्त गोश्त ही है। ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं खाते। अच्छा, हाँ, उसकी लज्जत नहीं पसंद आपको? नहीं, लज्जत तो अच्छी होती है, कबाब को पके होने अच्छे लगते हैं, लेकिन हांडी च नहीं अच्छा लगता। और बोटी इंजी ला लो तुम रबड़ दी होंगी, जिमें चिट्ठी नहीं जाती, सूप बड़ा होंगे, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚਾਂਪ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੂੰ ਖਾ ਸਕ कोई ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦਾਲ दे के तो फिर अगे आके तो नवे सिरे फिर शुरू तो ले आओ जी। अच्छा, बाज़ ऐसे भी तो होता है ना कि ये करेले जो बनाए जाते हैं दाल के भी भर के बनाए जाते हैं। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ महंगाई है पाकिस्तान च, नहीं, मैं तो क्योंकि आप फूड लवर हैं तो एक फूड लवर के साथ गुफ्तगू भी ऐसी करनी चाहिए। दाल नहीं सिखाते, दाल नहीं उसमें भर के करेलों के अंदर, ये दाल घोड़िया नहीं, चनों की दाल और करेले तैयार किए जाते, खाओ, अल्लाह तुम दे। यानी आप नहीं खाएंगे? एस गवर्नमेंट ने साडे बेड़े गर्क कीते पे ने। अच्छा, इस गवर्नमेंट के हवाले से चले बताएं किस तरह से बेड़े गर्क कर? गवर्नमेंट ने कीता जी, फनकारां दे 50 साल दी उम्र दे जेड़े सीगे, पिछली गवर्नमेंट ने कम से कम 5000 रुपए महीना लाया सी, ये 6 महीने बाद 15000 भेज दिए। अच्छा, हाँ जी, लॉकडाउन का भेजे, हाल तक नहीं दोबारा भेजा। बजदार साहब उधर ही फिरी जाते सारी साइड से, क्योंकि उधर के इलाके दे ने ना, उधर बस फिरी जाते, समझ नहीं आती ना, इन्होंने कोई पता लग रहा। तो फनकार हालत च ने, फैसलाबाद के खास करके फनकार, असं हूँ अख के इलैक्शन करवाने लगे हैं, तो शायद अस इकट्ठे होकर इन्होंने मिल गए, कल गलन तो पुछते नहीं। तो ये ना बजदार साहब को असं रिक्वेस्ट करांगे, तो फनकार फैसलाबाद दे उन्होंने वास्ते भी कुछ सोचो, ठीक है। मकाना की धमकी दे के तो भी तुहानू मकान धमकी दी है, तो देने भी तुहानू, तुहानू पता नहीं कितने। हालांकि मकान गिराए जा रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने चौक च मकान स्टे ते खिला रहा है, वरना ढाण लगे। अगर ये ना आते तो बचना ही नहीं सीगा। सच्ची इन्होंने मकान भी कूणी वर्गा ना ऐ करके, तो नुक्कर तो बड़ा सोहना प्रॉपर्टी है, महंगी, लेकिन हुण विच डर दे अंदर वड़दे ही नहीं। असल किहड़े वेले बुलडोजर आ जाना। असल च ज़्यादा
ਪੈਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਕਾਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਲੱਗਣ ਡਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए। लाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गामा भी आपका भी बहुत शुक्रिया। इशारा करना खान साहब। बुखारी साहब मैंने ये वैसे जो चाइना का भगवान आपने कहा है ना, ये जुगत और मजाक की सेंस जो है हमारे फैसलाबाद के आर्टिस्टों की बहुत अच्छी है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा जो है एक जाते जाते लाजमी तौर पे धमाल सुनाते जाएं। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।